हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार। तो हम लोगों का सेकंड लेक्चर है तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था और पहले चैप्टर से ही बच्चों ने एक छोटी सी डिमांड मांगी मुझसे, छोटी सी डिमांड की है। और वो क्या है? अच्छा, मैं आपको दो बातें बताता हूं। इस संडे को हम लोग एक चैप्टर रिवाइज करेंगे जिसका नाम होगा उत्सर्जी तंत्र। आप सब रेडी हो? तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें एक लेक्चर दूंगा 2 से 3 घंटे का, है ना। अब ये संडे को अपलोड होगा कि मंडे को, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, लेकिन आप इसको जरूर देखना। ये बहुत सुपर लेक्चर होगा। प्योरली एनसीईआरटी होगी, प्योरली एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं प्योर एनसीईआरटी, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी होगी, है ना। तो खूब शानदार तरीके से आप बिल्कुल रेडी हो जाओ, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं आपके लिए उत्सर्जी तंत्र का सुपर डुपर रिवीजन विद 50 क्वेश्चन। नहीं 50 नहीं, 50 ले लेते हैं, 50 क्वेश्चन, क्योंकि अब 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पहला पॉइंट आप ये देखो। दूसरा पॉइंट, इस लेक्चर में कई ढेर सारे बच्चों ने मुझे कमेंट कर दिया है कि सर एनसीईआरटी को फॉलो करो। कई ढेर सारे, 2-4 बच्चों ने किया है कमेंट कि सर एनसीईआरटी फॉलो करो। बेटा, मैं कभी भी किसी भी चैप्टर की शुरुआत में एनसीईआरटी पहले पेज से फॉलो या पहले लेक्चर से फॉलो नहीं करता। फिर बीच में एनसीईआरटी आती है अच्छे से, क्योंकि पहले में क्या होता है कि वो एक पैराग्राफ देते हैं और बताते हैं कि भाई पूरे एनिमल किंगडम में इस तरीके से इन ऑर्गन्स का, इन सिस्टम का पूरी तरीके से संचरण है या पाए जाते हैं। बट मेरा मानना यह है ना कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा है, इनका नंबर आपके यहां पे, ये मैटर जो है बहुत ज्यादा है। तो मैं उस ज्यादा मैटर को बताता हूं आपके यहां पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पर भी बताता हूं और उसके अलावा भी आपको बताता हूं। अभी मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो ये है कि आज का जो लेक्चर होगा वो किस पे बेस्ड होगा, किस पे आधारित होगा, ये सबसे पहले देखिएगा। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका तंतु और आपके यहां पे वर्गीकरण, यानी न्यूरॉन्स का क्या करेंगे हम लोग, वर्गीकरण देखेंगे यहां पर। तो इस तरीके से भी पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद आपको यह देखना है कि इस संरचना के अंदर वर्गीकरण तक हम लोग देखेंगे, और हो सकता है कि हम लोग इंपल्स, आवेगों को भी कंडक्ट करा दें आज की क्लास के अंदर। बट शुरू कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है सैनैप्स में सैनैप्सिस करा दो, उसके बाद जो न्यूरल आपके यहाँ पे जो इंपल्स कंडक्शन है वो मैं अगले लेक्चर में कराऊं। फिर बताऊं मैं आपको, मैंने इस पूरे चैप्टर का जो फ्रेम बना है मैं आपको बता दूं। जैसे होता है कि कल मैंने आपको 1.5 घंटे का लेक्चर दिया, आज भी हो सकता है 1.5 से 2 घंटे तक का लेक्चर जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक का, है ना। लेकिन इसके बाद जब लेक्चर जाएगा ना, तो जैसे मान लो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जब तक पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पूरा लेक्चर रहेगा, ताकि लेक्चर 2 पार्ट में ना रहे, ताकि उसके क्वेश्चन भी तुम्हें एक ही बार में मिल जाए और उसके आंसर भी तुम्हें एक ही बार में मिल जाए, पूरा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक में आई और एक में ईयर, तो एक में आई हो जाएगा, एक में ईयर हो जाएगा, एक में रिस्पॉन्स हो जाएगा और एक में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। 4 लेक्चर ये हो जाएगा और 2 इधर वाले, आज कल वाला जो हो गया और आज वाला जो होना है। तो टोटल 6 से 7 लेक्चर का बात जो मैंने आपसे बोला था वो लगेगा। आगे आइए, सबसे पहले हमने आपको बोला था आज हम लोग तंत्रिका कोशिका देखेंगे बहुत ध्यान से। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात मैं बता दूं कि आज हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे कितना, 80%, तब भी 20% में एनसीईआरटी से बाहर रहूंगा। इस चैप्टर में एनसीईआरटी जो फॉलो नहीं की जाएगी वो कहां तक, जहां तक हमारे यहां पे क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, वहां तक मैं एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करूंगा। नो डाउट एनसीईआरटी को मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी से 70 गुना ज्यादा आपको, मतलब 70 गुना बता, मतलब 30-70, यानी 30% एनसीईआरटी हो, 70% मेरे नोट्स पे आपको फोकस करना है, क्योंकि न्यूरल सिस्टम में एनसीईआरटी ने बहुत गंदा खेला है। लेकिन जब तुम आई और ईयर पढ़ोगे ना, तो मैं बताऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें फिर वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे एनसीईआरटी ने खूब जबरदस्त दिया है पॉइंट। एनसीईआरटी जहां पे कमी कर रही है उसको मैं फुलफिल करूंगा। ये मेरा भाई, मैं बिल्कुल रोड को बिल्कुल समतल बनाऊंगा। एनसीईआरटी ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताने में कोताही की है बहुत ज्यादा, वो मैं पूरी आपको बताऊंगा। लेकिन जो पार्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा एक्स्ट्रा, वो होगा आई और ईयर। आप बिल्कुल परफेक्टली सुनो ध्यान से। तो आज हम देखेंगे तंत्रिका कोशिका, आज हम देखेंगे न्यूरॉन की संरचना, आज हम देखेंगे तंत्रिका तंतु, और आज हम देखेंगे इनका वर्गीकरण के साथ साथ आपके यहां पे आवेगों का संचरण, साइनेप्सिस तो जरूर देखेंगे, ये बात याद रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोविड के बाद धीरे धीरे बॉडी रिकवर हो रही है, बहुत बहुत गंदी तरीके से, क्योंकि मेरे साथ था कि मैं वैक्सीनेशन भी एक ही डोज लिया था, दूसरा डोज लेते लेते तब तक मुझे कोविड हो गया।
तो बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर गई थी, बहुत ज्यादा। तो जैसे होता था कि एनर्जी लेवल ही नहीं आ रहा था, मतलब कुछ क्लासेस तो बिल्कुल बिल्कुल नॉन एनर्जी लेवल पे गई, क्योंकि क्लास कंटिन्यू करना होता है, वरना बच्चे बहुत ज्यादा बवाली हो जाते हैं, है ना। तो ठीक है। हाँ, एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, इस संडे को कृपया करके गौर से सुने, इस संडे को आपको आपको उत्सर्जित तंत्र का रिवीजन करने को मिलेगा, और ये रिवीजन का लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगा। जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि हमें उत्सर्जित तंत्र को कंप्लीट करना और उसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो तुम मेरे लेक्चर में आ जाना। ये 3 से 3.5 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास पड़ा होगा, कृपया करके आप इसे जरूर स्टार्ट करना। तो ये बातें भी आपको बहुत क्लियर कट ध्यान रखनी है। 3 घंटे की लेक्चर या 3 घंटे का जो पूरा का पूरा मैटर है, ये मैं आपको बहुत शानदार तरीके से क्या करूंगा, बताऊंगा। तो सब लोग ये बात याद रखना, ये अनाउंसमेंट आपको इसलिए मैंने किया है ताकि आप खूब अच्छे तरीके से क्या करो, अपना पॉइंट सबमिट करो। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से, बहुत तमीज से चीजों को करोगे, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे जरूर बताना, मतलब बताना जरूर, ये बात मैं बता रहा हूं, है ना। एक बार बताओ और उसका फीडबैक दो, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसा आपका फीडबैक रहेगा वैसा मैं फर्दर रिवीजन लॉन्च करता रहूंगा आपके लिए, है ना। क्योंकि अब टाइम आ गया, हम लोग जनवरी से रिवीजन करा देते हैं। नो डाउट आपके पास सब कुछ डिले है, तो 1 महीने से ज्यादा डिले मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा। नीट को जितना डिले होना है होने दो, मैटर नहीं करता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास भाई साहब कोशिका की संरचना थी, हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, है ना, यानी न्यूरॉन की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की संरचना, STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन। परफेक्ट। अब आज के बाद मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको अपनी कंडीशन बता दूं, हो सकता है कि तुमको लगे कि ये है। आज के बाद आप लेक्चर में थोड़ा सा सीरियस रहना, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल सुपर है, मैं फुल हेल्दी हो चुका हूं। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मतलब वायरल इंपैक्ट नहीं है बॉडी के अंदर। तो मजा आएगा क्लास के अंदर तुमको भी, है ना। आइए देखिए, न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन की संरचना। संरचना, अब आप इस संरचना को बहुत गौर से देखो। आप जब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्या फील आएगा, कैसे आपके दिमाग में सारी चीजें उतरेंगी, ये देखना है। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में लिखेंगे। तो क्या आपको पता है कि हम संरचना देखने जा रहे हैं? आइए देखते रहे बहुत ध्यान से। तो अब हम देखने जा रहे हैं न्यूरॉन की संरचना, है ना। और जब हम न्यूरॉन की संरचना देखेंगे तो हमें कुछ चीजें बहुत ध्यान देनी है। ये है, एक एक करके न्यूरॉन की संरचना को बहुत तमीज से देखेंगे हम लोग, है ना। बस याद रखने की जो बात है वो ये है कि क्या आपको इनके हर एक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से याद है या नहीं। ये ऐसे हम लोगों को देखना है हर एक स्ट्रक्चर। ये हो गई दूसरी संरचना, ये हो गया तीसरा, ये हो गई चौथी संरचना। आप बहुत ध्यान से इन संरचनाओं को देखना, है ना। जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई भी स्ट्रक्चर, जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि किसी भी संरचना में और भी डायवर्सिटी हो सकती है, तो तुम चाहो तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से अपने तरफ से अध्ययन कर सकते हो। ये हुआ, है ना। तो अगर मैं आपसे
कुछ पॉइंट लूं और बोलूं कि क्या आपको इनके नाम याद हैं, तो आपको ये कहना चाहिए बहुत ध्यान से, हाँ ये हिंदी में लिख रहा हूं, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है ना। ये इसमें साइटोन कहते हैं, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, साइटोन या कोशिका काय, क्या बोलेंगे, कोशिका काय, साइटोन बोलोगे या कोशिका काय। और मेरे बच्चों ये बोलो, ये कौन है आपके यहां पे, एक्सॉन, ए आधा का एक्सॉन, है ना, एक्सॉन, है ना, डेंड्राइट, साइटोन, ये तीन संरचना है। जो साइटोन, जो आपके यहां पे डेंड्राइट है, इससे इंपल्स किधर की तरफ जाएगी, साइटोन की तरफ। साइटोन उस इंपल्स को रिकॉग्नाइज करेगा और देखेगा कि इसका कार्य क्या हो सकता है, और फिर उसके हिसाब से डिमांड क्या कर रही है बॉडी, और वो उसको सप्लाई कर देगा, है ना। बहुत क्लियर कट बात मेरे दिमाग में ये घुस रही है, मेरे दिमाग में, कि ये जो संरचना तुम देख रहे हो, ये न्यूरल फाइबर है, ये फाइबर्स है, ये देखो, ये फाइबर्स, ये देखो, ये फाइबर्स, देखो ध्यान से, है ना। और यहां पे जो होता है, ये संरचना वो है जो इनको क्या करेगा, एक्सॉन से या साइटोन से अलग करेगा, और इसको बोलेंगे, इधर देखो ध्यान से, एक्सॉन हाइलॉक, क्या बोलेंगे, एक्सॉन हाइलॉक, इधर देखो, इसको बोलेंगे एक्सॉन, क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सॉन हाइलॉक, 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 एक्सॉन हाइलॉक। यहां तक सबको बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब मैं लेके आ रहा हूं क्या, न्यूक्लियस, और सबको पता है कि न्यूक्लियस कहां पे होगा, बिल्कुल केंद्र में होगा, और आप सबको बहुत ध्यान से देखना है ना। तो यहां पे पाया जाएगा क्या, न्यूक्लियस, ये देखिए ध्यान से, एक मिनट, ये है ना, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। ये लो, आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये हो गया सर जी न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मैटर होगा वो किस तरीके से होगा, इसको भी देखना है आपको। ये हो गया भैया न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के बाद जो संरचना हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि हम लोगों को देखना है कि इसके अंदर बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाए जाएंगे। इस तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यहां तक फैला भी होगा, डेंड्राइट तक, है ना। जो भी न्यूक्लियस की संरचना होगी वो न्यूक्लियस की डेंड्राइट तक क्या होगी, फैली भी होगी इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से होगी। और इसमें एक इधर देखना ध्यान से, ट्रायंगुलर संरचना पाई जाएगी, ट्रायंगुलर, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं निसिल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलने वाले मेरे बच्चों, निसिल्स ग्रेन्यूल्स या निसिल्स। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हो, है ना। और इसको यहां भी बताया मैंने, यहां भी बनाया मैंने भाई, यहां भी बनाया मैंने, यानी ये डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक्सॉन हाइलॉक के आगे नहीं पाए जाते। तो जब कभी तुमसे पूछा जाए कि निसिल्स ग्रेन्यूल्स कहां कहां पाए जाते हैं, तो आंसर होगा साइटोन में और डेंड्राइट में पाए जाते हैं, एक्सॉन हाइलॉक पे और एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं। सुनाई दिया आंसर कि नहीं सुनाई दिया। तो आप जब भी इसका आंसर बोलोगे तो आपके बोलने में इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं
निसिल्स ग्रेन्यूल। मैं आपसे कैसे बोलूंगा इसको सुन लो, इसको बोलेंगे बेटा इधर देखो निसेल ग्रेन्यूल, निसेल ग्रेन्यूल। ध्यान से देखिए, निसेल ग्रेन्यूल। हमने कहा जो निसेल ग्रेन्यूल हैं वो कहां पाए जाएंगे, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। निसेल ग्रेन्यूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वो त्रिभुजाकार संरचना में होंगे। निसेल्स ग्रेन्यूल्स कैसे होंगे, पीले कलर के होंगे। निसेल्स ग्रेन्यूल्स किससे मिलकर बने होंगे, राइबोसोम और प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीनेज से संरचना होंगे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की संरचना से मिलकर बने होंगे। आपने कहा सर इतना सब कुछ बोलो लिखाओ ना, तो मैंने तो कहा था कि पहले हम संरचनात्मक विवरण देखेंगे और फिर इनको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत या दिक्कत में कोई कमी? देखिए एक बार, साइटोन, नीसेल ग्रेन्यूल, डेंड्राइट, एक्सॉन हाइलक और एक्सॉन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हां सर बिल्कुल है। आपने इसका नाम ही नहीं रखा। हमने कहा भाई अरे यार तुम लोग गजब हो, इसको भैया बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक, क्या बोला मैंने, केंद्रक। अब तो खुश हो ना? तो जब भी कुछ भी लिखो ना तो बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए। अब ये होगा कि यहां पर हम लोग लगाएंगे क्या, माइलिन शीथ। और जब माइलिन शीथ लगाएंगे तो हमारी ये संरचना हो जाएगी क्या, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो जाएगी। तो ये बन गया आपके यहां पे क्या, माइलिन शीथ। आपने कहा सर माइलिन शीथ तो सफेद कलर की संरचना की होती है, आप कौन सा रंग चूज कर लो, आपके पास तो सफेद रंग है, क्यों नहीं सफेद से बनाते हो? हमने कहा ठंडरक मेरे बच्चे, जब मैं बना रहा हूं ना तो आई प्रॉमिस कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। ये देखिए पॉइंट, ये देखिए, अच्छा ये बनी माइलिन शीथ, नहीं माइलिन शीथ की मेम्ब्रेन, ये है माइलिन शीथ की मेम्ब्रेन। और पिछले लेक्चर में हमने आपसे बताया था कि माइलिन शीथ के निर्माण के लिए दो कोशिकाएं होंगी, एक होगी श्वान सेल और एक होगी ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो अगर ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ, सब माइलिन शीथ है, तो इन माइलिन शीथ के अंदर पहले इंश्योर करो कि यहां पे क्या पाई जाती है, श्वान सेल। सर एक मिनट, श्वान सेल करने जा रहे हो क्या? हमने कहा बिल्कुल बेटे वही करने जा रहा हूं आपके यहां पे। ठीक सर कोई दिक्कत नहीं, तो श्वान सेल कर लेते हैं सब में। क्या करेंगे, श्वान सेल, श्वान सेल कर लेते हैं सभी कोशिकाओं में। आपको श्वान सेल करने, अरे क्या कर रहा हूं मैं, श्वान सेल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कर दी मैंने श्वान सेल भाई। बिल्कुल भी दिमाग न लगाना कि किधर की तरफ पाई जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से हर एक कोशिका में क्या पाएगी, श्वान सेल। और जब श्वान सेल होगी तो न्यूक्लियस के बीच मतलब बाहर बाहर एक सेल होगी जिसका नाम होगा लार्जर सेल। ये होगी लार्जर सेल, इधर देखो ध्यान से, लार्जर सेल। और ये लार्जर सेल जो है ना वो ऐसी नहीं जैसे मैं बना रहा हूं, गलत बन गया। इधर देखो ये होगी सर्कुलर, इधर देखो ध्यान से, ये पूर्ण रूप से सर्कुलर कोशिका होगी इस तरीके से। और ये सर्कुलर कोशिका को बोलेंगे हम लोग ओलिगोडेंड्रोसाइट, OLIGO, ओलिगो। इधर देखो DENDRO, डेंड्रो, CYTES, ओलिगोडेंड्रोसाइट। सभी बच्चे जानते हैं ये बात कि सर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होगा उसका कार्य क्या होगा, मैं बताता हूं। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होगा वो श्वान सेल को बायोमोलिक्यूल सप्लाई करेगा, है ना। ओलिगोडेंड्रोसाइट श्वान सेल को बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु प्रदान करेगा, जो आपके यहां पे इस रेशियो में होगा। इधर देखिए ध्यान से, जो आपके यहां पे क्या होगा, इस रेशियो में होगा। इधर देखो 80% क्या होगा आपके यहां पे, लिपिड देगा, LIPID, लिपिड यानी फैट। 80% क्या देगा, फैट देगा। अच्छा इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या, देखो ध्यान से, ओलिगो, ओलिगो डेंड्रोसाइट,
कोशिका, ओलिगोडेंड्रोसाइट। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। और भैया 20% क्या देगा आपके यहां पे? 20% देगा प्रोटीन। इधर देखो, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब इससे, क्योंकि ये फैट, कैट नहीं लिखा है, फैट लिखा है, फैट लिखा है, फैट फैट कैट नहीं लिखा है, फैट और प्रोटीन से जो लेयर बनेगी आपके यहां पे, वो बनेगी आपके यहां पे क्या? माइलिन शीथ। तो कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, स्वान कोशिका, इधर देखो ध्यान से, किसको? स्वान सेल्स, यानी कि स्वान कोशिका। स्वान कोशिका को माइलिन शीथ बनाने के लिए जैव अणु की सप्लाई करेगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट स्वान सेल को माइलिन शीथ बनाने के लिए क्या करेगा? आपके यहां पे जैव अणु सप्लाई करेगा। और जब ये जैव अणु सप्लाई करेगा तो यहां पर आपके यहां पे माइलिन शीथ का निर्माण लगातार होता रहेगा। अब आइए देखते हैं माइलिन शीथ का फॉर्मेशन। अब आप ये बताओ, मैं आपको बताता हूं कि माइलिन शीथ किस तरह के लेयर बाय लेयर बनेगी। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, 7, 8। आपने कहा सर 8 ही बनेगी, हमने कहा बहुत लेयर बन सकती है, लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको भी लगेगा, हमें भी लगेगा। तो मैंने निकाला एक सस्ता सा उपाय। हमने कहा लेते हैं क्या? अपना मार्कर, और भैया इसको ऐसे ऐसे रंग देते हैं। ये लीजिए, है ना, ऐसे। आप देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको दिख रहा है? आप देखिए इस तरीके से। अब आपके पास क्या बन चुका है? अब आपके पास बन चुका है माइलिन शीथ, यानी कि माइलिन गद्दी या जो भी बोलना है बोलो ना यार, माइलिन आवरण बोल लो, और क्या, एनसीईआरटी वाला बोल दो। क्या बन गया आपके यहां पे? माइलिन, माइलिन आवरण। मेरे बच्चे अभी सभी लोग कमेंट करोगे कितने देर बाद? जितना भी लेक्चर का टाइम हो चुका है, मैं इतने देर बाद का लेक्चर देखो, 22 मिनट बाद का लेक्चर मैं देखूंगा आप सबसे। जजमेंटल होके बोलो, माइलिन शीथ का निर्माण किसने किया? स्वान सेल ने किया कि ओलिगोडेंड्रोसाइट ने किया? कल मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन होगा तो आपका होगा, लेकिन पीछे की मेहनत किसकी है? मम्मी की है, पापा की, आपके गुरुजनों की है। लेकिन क्या कभी फोटो उनका निकलेगा? क्या डॉक्टर वो बनेंगे? क्या सर्जरी वो करेंगे? नहीं, ये सब कुछ आपका होगा, नाम आपका होगा। नाम सबका हो सकता है, आपकी, इधर देखो बहुत सीधी सी बात, ये मीम बनेगा, गारंटी बोल रहा हूं, बहुत शानदार लाइन है। हो सकता है कि तुम्हें मेरे करियर से कोई लेना देना ना हो। ये लाइन देखना, एपिक बनेगा जो बोलने जा रहा हूं, बहुत मजेदार लाइन है। हो सकता है कि तुम्हें मेरे करियर से कोई लेना देना ना हो क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन आपका करियर मेरा करियर बना जाएगा। अगर आप डॉक्टर बने ना, तो तुम मेरा नाम लो चाहे ना लो, हर बच्चा कहेगा कि इसको अमित सर ने पढ़ाया था। ये एक टीचर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको ये बात बिल्कुल फोकस करके दिमाग में सेट रखना है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो सपोर्ट कर, यानी वो टीचर टाइप की है, वो मदर टाइप की है, वो केयरिंग टाइप की है, वो पेरेंटल टाइप की है। वो बायोमोलिक्यूल सप्लाई करेगी, वो रिसोर्स सप्लाई करेगी जिससे माइलिन शीथ को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं आप जिससे स्वान सेल को कभी ये प्रॉब्लम ना हो कि वो माइलिन शीथ बना भी पाएगा या नहीं। ये बहुत बहुत सुपर वाला पॉइंट है। तो ये होगा आपके सारे के सारे पॉइंट्स में। अब ये जो तुम गैप्स देख रहे हो कहां पे, ये जो एरिया होगी इसको हम लोग बोलने वाले हैं नोड ऑफ रेनवियर, है ना, यानी रेनवियर के नोड। इधर देखो,
रेन वियर के रेनवियर के नोड आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके से सारी चीजें अब देखो, क्या देखा आपने, केंद्रक, साइटोन, नीसल ग्रेन्यूल, डेंड्राइट, एक्सॉन हाइलक, एक्सॉन, स्वर्ण कोशिका, माइलिन आवरण, रेनवियर के नोड, ओलिगोडेंड्रोसाइट। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नहीं, तो अभी खत्म थोड़ा ना हुआ है। अच्छा सर, इन सबकी डिटेल भी बताओगे तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लगा अभी, अभी क्या लगा तुम्हें कि नहीं बताऊंगा? भाई इसके डिटेल जाने बगैर तुम्हें न्यूरॉन्स की संरचना तो समझ में आ गई, बट तुमसे होगा नहीं। चलिए सर, तब तो खूब मजा आएगा, है ना? तुम भी अंदर ही अंदर सर, तब तो बहुत मजा आने वाला है आज क्लास के अंदर, है कि नहीं रे? आएगा आएगा, पूरा मजा आएगा, गारंटी है ना। ये देखो जरा ध्यान से, ओ भाई ये देखो, हो गया। ओ भाई एक मिनट रुको, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या है, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये कौन है? सिनैप्टिक नॉब यानी बटन। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसको हम लोग सिनैप्टिक नॉब बोलते हैं। अच्छा, ये जो एरिया तुम देख रहे हो ना, ये आपको ये एरिया में जरूर लेके जाना चाहूंगा, है ना? इतना ज्यादा नहीं चाहिए ना, इतना चाहिए। ये देखो, ये एरिया, ये व्हाइट व्हाइट क्यों कर दिया सर आपने? क्योंकि यहां कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। और यहां पर, यहां से रिलीज होगा आप यहां पे एसिटाइल कोलिन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो भाई साहब, ये था स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। सर नाम तो मतलब बताना अच्छा लगेगा ना आपको भी और हमको भी, हम भी जान पाएंगे कि नाम किस तरीके से होता है। हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, नाम देखते हैं ना। सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, जो पीले पीली संरचनाएं हैं, इनको लिखना है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक पुट्टिका, सिनेप्टिक पुट्टिका, हो गया। और ये जो देख रहे हो ना, है ना, इसको तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष शिरा, तंत्रिकाक्ष शिरा। ये था टोटल संरचनात्मक विवरण। अब कहते हैं माइलिन शीथ पर, ये बात बता रहा हूं लेकिन तो मेरे समझ में नहीं आएगा। माइलिन शीथ पर जो इंपल्स होता है मेरे बच्चे, ये केवल यहां बनेगा, फिर 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 यहां बनेगा, और फिर यहां बनेगा। यानी ये कूद कूद के चलेगा। तो इसको बोलते हैं जंपिंग इंपल्स कंडक्शन। तो सर जी अभी हम इंपल्स बता नहीं रहे हैं, लेकिन जब मैं इंपल्स बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इंपल्स का निर्माण केवल नोड ऑफ रेनवियर पे होगा, तब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसका विवरण यहीं दे दिया जाए। आप में से कई ढेर सारे बच्चे जानते हो क्या कहना चाह रहे हैं, सर सामने से हट जाओ, फोटो का नाम रख रहा हूं, हट जाओ तुरंत, नहीं तो फिर बोलूंगा कि सर 1 मिनट पीछे कर दो। ये लो भाई, हट गया मैं। संरचना का संपूर्ण विवरण आपके सामने है और उम्मीद करता हूं कि यहां से बिल्कुल परफेक्ट वे में लेके चलेंगे सारी चीजों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना।
तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सब लोग रेडी? जल्दी जल्दी फास्ट, मेरे पास खाली समय में क्या करूं बताओ? जल्दी करो, मुझे बिल्कुल टाइम मेरे पास नहीं है। चलो, तब तक मैं इनको सबको सर्किल कर दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लो, अब तो सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक हम बहुत शानदार तरीके से लेके आए हैं चीजों को। सही ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ाएं। तो आइए नेक्स्ट, अब इनकी संरचना के पूरी तरीके से विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक एक करके देखिए। सबसे पहले है साइटोन या सेल बॉडी। साइटोन, सेल बॉडी, दिखाई दिया? इनको हम लोग सोमा या पेरी कैरियन भी बोलते हैं। सोमा या पेरी कैरियन कहते हैं। साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या पेरी कैरियन, है ना? तो ये पॉइंट है इनके बारे में, है ना? साइटोन कहते हैं इनके मध्य में केंद्रक पाया जाता है। मध्य में केंद्रक पाया जाता है। मध्य में केंद्रक पाया जाता है ना? है ना? अधिकांश अधिकांश यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिकांग अनुपस्थित होने के कारण, कोशिकांग अनुपस्थित होने के कारण, ये अनुपस्थित है, सही है ना? अनुपस्थित होने के कारण, होने के कारण इनमें विभाजन नहीं पाया जाता है। इनमें
विभाजन नहीं पाया जाता, पाया जाता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे लेते हैं पॉइंट को। लाइन चेंज करते हैं या कलर चेंज कर देते हैं ताकि और भी शानदार बात आए, है ना। इनमें इनमें निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, अगर निसेल ग्रेन्यूल पाए जाएंगे तो निसेल ग्रेन्यूल की क्या, ये येलो, है ना, पीले रंग के होते हैं। पीले रंग की त्रिभुजाकार संरचना होते हैं, संरचना होते हैं, होते हैं, त्रिभुजाकार संरचना होते हैं। और सुनना, ये राइबोसोम और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम प्लस प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने हैं। कई बार इनको हम लोग राइबोसोम प्लस प्रोटीन, और जो नीट में पूछा गया है, जो ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके ऑप्शन दिए गए हैं, उनके अनुसार मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, है राइबोसोम प्लस प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्रोटीन, प्रोटीन और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबो NuCleo न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम लोग टिग्रॉयड बॉडी भी कहते हैं। इनको हम लोग टिग्रॉयड, टिग्रॉयड बॉडी एंड टिग्रॉयड कॉय, टिग्रॉयड काय, टिग्रॉयड बॉडी भी कहते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स या टिग्रॉयड बॉडी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये था पहला साइटोन, है ना। अच्छा, निसल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में लिखेंगे। ये साइटोन के साथ साथ, इधर देखो अगला पॉइंट, देखो ये साइटोन, साइटोन के साथ साथ, ये साइटोन के साथ साथ, क्या लिख रहा हूं, डेंड्राइट, डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं। में भी पाए जाते हैं। इनका इनका ये साइटोन के साथ साथ डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं। इनका इनका एक्सॉन, एक्सॉन या एक्सॉन हाइलक
एक्सॉन या एक्सॉन हाइलक, ये इनका एक्सॉन एक्सॉन हाइलक पर पर पाया जाना मुमकिन नहीं है। नहीं है। क्यों? मैं ये लिख सकता था कि इनका ये एक्सॉन और एक्सॉन हाइलक पे अनुपस्थित होते हैं। इतनी बड़ी लैंग्वेज क्यों लिखी कि इनका एक्सॉन और एक्सॉन हाइलक पे पाया जाना मुमकिन नहीं है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी को कि एक्सॉन और एक्सॉन हाइलक पे जब तुम इनको देखोगे ना, तो मुमकिन क्यों नहीं? क्योंकि एक्सॉन हाइलक क्या करेगा, आपके यहां पे सभी साइटोप्लाज्म को एक्सॉन हाइलक से आगे नहीं जाने देगा। यानी एक्सॉन हाइलक वो संरचना है जिसके आगे जिसके आगे आपके यहां पे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होगा। तो जो साइटोन, इधर देखो ध्यान से, जो साइटोन में पाया जाएगा द्रव्य वो इसके आगे नहीं जाएगा। अब इसके आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब इनका अपना अलग प्रद्रव्य होगा, इनका अपना अलग प्रद्रव्य होगा, और उसमें निसिल्स ग्रेन्यूल्स नहीं जा पाएंगे। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इनका निर्माण इस तरीके से, जालनुमा संरचना यानी फाइबरनुमा संरचना, ऐसा लगेगा जैसे ना, ऐसा लगेगा जैसे मल्टीपल लेयरिंग कुछ हुई है। ऐसे जब तुम कट करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे इनमें से तुम्हें खूब ढेर सारी लेयर मिल रही है, रिंग टाइप की संरचना। जैसे आप लोग बॉटनी में पढ़ोगे एनुलर रिंग, तो ऐसी संरचना मिलेगी। इसलिए इनका पॉइंट यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा खाली जा रहा है। तो ये थी सेल बॉडी के बारे में बात, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी था आपको सब कुछ बताना, है ना। तो ये पहली संरचना थी क्या, सेल बॉडी, साइटोन, है ना। अगर आप चाहो तो इसको खूब अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम में ला सकते हैं। है ना। ये थी सेल बॉडी। दूसरा पॉइंट परफेक्टली यहीं से उठेगा, बिल्कुल यहीं से उठेगा, ये देखो ध्यान से, है ना। ये लीजिए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डेंड्राइट्स के बारे में, और देन करेंगे एक्सॉन के बारे में, क्योंकि एक्सॉन के बारे में बात ज्यादा होगी तो इस पे नहीं आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे। लेकिन याद रखना हम लोग यहां पे बात करने वाले तो हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, है ना, ये लीजिए। आइए, अब मैंने दूसरी बात की किसके बारे में, डेंड्राइट के बारे में। डेंड्राइट के बारे में किसके बारे में बात की मैंने आपके से, डेंड्राइट्स के बारे में। बहुत क्लियर कट बात लेके चलना, आपको खूब मजा आएगा, गारंटेड इस बात की, फुल गारंटी है। डेंड्राइट आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए आप, डेंड्राइट, है ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी डेंड्राइट की वो क्या होगी, यहां पे छोटी छोटी भुजाएं होती हैं, इनमें क्या लिखना है, 10 से 12 छोटी छोटी भुजाएं साइटोन के चारों तरफ पाई जाती है। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। 10 से 12 छोटी छोटी भुजाएं साइटोन के चारों तरफ पाई जाती हैं, ये पहला पॉइंट है।
है ना। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि डेंड्राइट 10 से 12 छोटी छोटी भुजाएं साइटोन के चारों तरफ पाई जाती हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ये IMPULSE इम्पल्स को यानी आवेग को साइटोन की तरफ लाती हैं, साइटोन की तरफ लाती हैं। लाती हैं। और इसीलिए तीसरी लाइन जो बनी है इसी वजह से बनी है। क्यों? क्योंकि इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इधर देखो ध्यान से, इसीलिए इनको हम लोग एफरेंट नर्व फाइबर बोलते हैं। क्या? एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट फाइबर कहते हैं। तंतु FIBRE फाइबर कहते हैं। एफरेंट का मतलब हुआ क्या? किसी की तरफ लाना, सेल बॉडी की तरफ लाना। इफरेंट, इफरेंट मतलब एग्जिट। याद करो, कहीं मूवी देखने जाओ तो थिएटर में लिखा था एग्जिट, एग्जिट पॉइंट ये इधर से बाहर निकलना है। तो एग्जिट, किसी बिल्डिंग में घुसो तो लिखा था एग्जिट पॉइंट, इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट सीढ़ियों से होता है। एग्जिट का मतलब वो बाहर, यानी इफरेंट यानी कि ले जाने वाला, एफरेंट यानी लाने वाला, इफरेंट मतलब ले जाने वाला। तो जो एफरेंट फाइबर है वो इंपल्स को ला रहा है, किधर की तरफ ला रहा है? साइटोन की तरफ ला रहा है। किधर की तरफ ला रहा है? साइटोन की तरफ ला रहा है। एफरेंट फाइबर, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? एफरेंट फाइबर। अभी और भी पॉइंट देखोगे आपको और ढेर सारा मजा आएगा, है ना। इधर देखिए, अगला पॉइंट ये होता है, हाँ ये है डेंड्राइट, है ना। इनमें इसमें साइटोन के सभी प्रद्रव्य प्ररूप, प्रद्रव्य प्ररूप पाए जाते हैं। यानी कि जो सब कुछ प्रद्रव्य में किसके पाया जाएगा? साइटोन के, वो सब कुछ डेंड्राइट में पाया जाएगा। यानी ये कहना यहां पे निसिल्स ग्रेन्यूल्स अनुपस्थित होगा, ये एक गलत धारणा आपके बॉडी के अंदर व्याप्त होगी। यानी कि इस डेंड्राइट के अंदर भी निसिल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये लिखना इस लाइन का अपमान करना है। जब उसने कह दिया कि मेरे प्रद्रव्य में, साइटोन के प्रद्रव्य में जो कुछ होगा वो सब कुछ मेरे प्रद्रव्य में भी होगा, तो निसिल्स ग्रेन्यूल्स कोई अलग से नहीं आएगा। तो जो प्राद्रव्य भूमिका आपके यहां पे साइटोन की होगी, वही प्राद्रव्य प्ररूप जो होगा वो डेंड्राइट का भी होगा, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहां पे खूब सुपर लेवल पे जाके बैठेगा। अब हम साइटोन और डेंड्राइट के आगे निकलना चाहते हैं, एक स्टेप और आगे ले लूं तो मैं यहां आना चाहता हूं। कहां पे? अब मैं आना चाहता हूं कहां पे? एक्सॉन पे। अच्छा, जब मैं एक्सॉन पे आऊंगा तो याद रखना, एक्सोलीमा, माइलिन शीथ, नॉन माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के निर्माण के लिए कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी, हर एक लेवल पे बात होगी। यानी ज्यादा देर तक जो लेक्चर है ना वो किसके ऊपर होगा आपके यहाँ पे? एक्सॉन और एक्सॉन हाइलाक के ऊपर, सॉरी एक्सॉन और उसके ऊपर मेम्ब्रेन साइड और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट या स्वान सेल होंगी इनके ऊपर होगा, या आपके यहाँ पे माइलिन शीथ के ऊपर होगा। तो अगला जो 10 मिनट है वो पूरा माइलिन शीथ पे डिवोट कर, मतलब पूरा माइलिन शीथ के ऊपर होगा। तो इसको बहुत ध्यान से कर लेते हैं, ज्यादा बेहतरीन होगा अपने लिए। तो हेडिंग होगा आपके यहाँ पे एक्सॉन, है ना, यानी कि इफरेंट फाइबर। देखिएगा ध्यान से, AXON, एक्सॉन, है ना, एक्सॉन, एक्सॉन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट नर्व फाइबर। अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, याद करो, EFFERENT, इफरेंट फाइबर। फाइबर तंतु होता है, डिफरेंट फाइबर्स, दूरगामी तंतु, हिंदी में बोलेगा दूरगामी तंतु, यानी जो दूर ले जाए, अवे। साइटोन से इंपल्स को क्या करेगा? अवे ले। अरे एक बात देख लो, ये देखो, ये है
ये छोटे बच्चे के बाल वाल निकले होते हैं ना, हम लोग मुंडन वाली फोटो भिजवाते हैं। ये इधर देखो, ये कौन है? डेंड्राइट है। ये कौन है? साइटोन है। ये कौन है? एक्सॉन है ना? देख लो ध्यान से। तो डेंड्राइट क्या करेगा? इम्पल्स को साइटोन की तरफ लेके आएगा। ये काम किसका है? डेंड्राइट का। डेंड्राइट से इम्पल्स किधर आएंगे? साइटोन की तरफ। तो जो लेके आएगा उसे हम लोग बोलेंगे एफरेंट। एफरेंट फाइबर। फाइबर। और ये जो है, ये साइटोन होगा। ये उसको एनालाइज करेगा और फिर ऑर्डर देगा, है ना? यानी ये क्या करेगा? ऑर्डर देगा। और जो ऑर्डर ये देगा वो साइटोन लेके जाएगा। जो ऑर्डर ये देगा वो साइटोन लेके जाएगा। तो अगर माइलिनेटेड है तो जंपिंग जंपिंग फॉर्म में जाएगा, और नॉन माइलिनेटेड तो सीधा जाएगा, है ना? बहुत ध्यान सुनना। तो इसको क्या बोलेंगे? ये एक्सॉन कौन सा फाइबर होगा? एक्सॉन होगा इफरेंट, जो लेके जाए, एग्जिट, बाहर ले जाए। अब मैं एग्जिट लिखने लगा, है ना? इफरेंट फाइबर। EFFERENT, इफरेंट। FIBRE फाइबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो ये लिख दिया है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, चाहो तो रहने दो, है ना? मैं जब आपको बता रहा हूं तो पॉइंट बहुत सुपर लेवल पे और भी जाएगा। तो आप एक बार तो, मतलब एक बार तो बनता है ना इस पॉइंट को खूब अच्छे से स्टडी करना, है ना? तो आइए देखते हैं ध्यान से। एक एक पॉइंट देखेंगे, बिल्कुल भी बिना किसी उसके डिस्टरबेंस के। ये 0.1 mm से 1 मीटर लंबी लंबी होती हैं, होती है। है ना? इसको नोट करना है तो कर लो, क्योंकि कुछ देर बाद में इसको मिटा दूंगा, है ना? चलो मैं आगे एक पॉइंट लेके आता हूं आपके सामने, है ना? इनमें इनमें निसेल ग्रे ग्रेन्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया अनुपस्थित होंगे, अनुपस्थित होंगे। छोटे छोटे फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन है तो हर एक लाइन को बहुत ध्यान से देखना, है ना? है ना? है ना? ये ये आवेगों को, ये आवेगों को साइटोन से दूर ले जाते हैं, ले जाते हैं। ये आवेगों को साइटोन से दूर ले जाते हैं, आवेगों को साइटोन से दूर ले जाते हैं, है ना? अच्छा, अगले पॉइंट में अगर मैं आता हूं आपके सामने तो और भी एक इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा, और वो क्या होगा? ये होगा, अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, माइलिन
माइलिन युक्त और दूसरा क्या होगा आपके यहाँ पे, माइलिन से अनुपस्थित। माइलिन अनुपस्थित, दोनों देख लो, माइलिनेटेड और एमाइलिनेटेड दोनों, है ना। अब हम बताएंगे आपको माइलिन का निर्माण कैसे होता है, छोटे छोटे। यहां तक कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको बताई और आपको ना आती हो, सारी बातें हमने आपसे कर रखी हैं और आपने कहा कि सर सब कुछ आता है। इस लेवल पे तो कोई बात ऐसी थी नहीं जो हम लोगों की छूट गई हो। आज तो आप ये बता दो कि माइलिन का निर्माण कैसे होता है ना। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में सारी बात की जाएगी, है ना। माइलिन युक्त माइलिन युक्त, है ना, तंत्रिका कोशिका। कोशिका, माइलिन युक्त तंत्रिका कोशिका, पहला पॉइंट, इनके बारे में बात होगी। माइलिन युक्त तंत्रिका कोशिका, आप सबने हेडिंग ले ली। अगर आपने हेडिंग ले ली हो तो फटाफट फटाफट पॉइंट को फोड़ना शुरू करते हैं। लिखो पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट लिखना है मुझे बहुत ध्यान से। केवल कशेरुकियों में पाए जाते हैं, केवल कशेरुकियों में पाए माइलिन शीथ के निर्माण के बाद मैं सीधा संरचनात्मक विवरण पे पहुंचूंगा, याद रखना इस बात को, है ना। यानी कि आपको इस तरीके से चीजों को क्या करना है, फ्रेम बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जो जो संरचना के बारे में बताता जाऊंगा आपको, वो संरचना के बारे में अच्छे से देखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स खूब रखेंगे, खूब ढेर सारे, है ना। पेन चेंज होती रहेगी हर एक इंपॉर्टेंट लाइन पर, तो याद रखिएगा पहला लाइन आपके यहाँ पे हो चुका है तो दूसरा लाइन आपके यहाँ पे, है ना। ये एक्सॉन के चारों तरफ पाई जाएगी, ये एक्सॉन के एक्सॉन के चारों तरफ पाई जाएगी। पाई जाएगी, ये चारों तरफ पाई जाएगी, है ना। इनमें होगा, ये 3 प्रकार की होगी। पहला, तीन तीन संरचनाएं पाई जाएंगी, ऐसे नहीं वो लिखेंगे, 3 लेयर, ये 3 प्रकार के स्तर होंगे। ये 3 प्रकार के स्तर हैं, त्रिस्तरित होगी, तो तीनों स्तर देखेंगे, आउटर मिडिल और इनर, और फिर 2 इंपॉर्टेंट और लाइन लिख लेंगे, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी इनके बारे में। सबसे पहले लिखेंगे इनर लाइन, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनर लाइन, आंतरिक स्तर।
स्तर, ध्यान लिखा है, ये सफेद होता है, सफेद होता है, और इधर देखो, और इधर देखो, ये सफेद होता है और, ध्यान सुनो रे, ये सफेद होता है और, सफेद होता है और फैट से बना होता है, और फैट से बना होता है। ये भाई हो गया आंतरिक स्तर। आंतरिक स्तर, एक एक स्तर देखेंगे, है ना। चलो दूसरे स्तर की तरफ चलते हैं। दूसरा स्तर और सुपर शानदार होगा। आंतरिक स्तर के बाद आपके यहां मिडिल, है ना, मिडिल भाग देखेंगे, है ना। यहां श्वान कोशिका पाई जाएगी, है ना। ये मध्य स्तर है, ये मध्य स्तर है, है ना। अगला पॉइंट चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास और भी शानदार लाइन आ जाएगी। उसको सुनो क्या है। ये कह रहे हैं जो इनर लेयर यानी आंतरिक स्तर, एक मिनट रुको, आंतरिक तो पहले हो गया था, मध्य हो गया था, अब ये बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, ये भाई मेम्ब्रेन है ना। तो ये प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, बाह्य स्तर, है ना। इसका पॉइंट सबसे प्यारा होगा, लिखिएगा यहां पर, है ना। इसे देखा, ये फाइबर, फाइबर ब्रैकेट में लिखिएगा, प्रोटीन के बने स्तर होंगे, बने स्तर होंगे, स्तर होंगे। और बताते हैं भाई ध्यान से, केवल सेकंड और थर्ड लेयर आयनों के लिए परमेबल होगी, केवल सेकंड और, यानी कि ये कौन कौन से आपके यहाँ पे, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हो गई, ये हो गई फर्स्ट, है ना। केवल सेकंड और थर्ड लेयर, LAYER लेयर आयनों के लिए, आयनों के लिए परमेबल होंगी, आयनों के लिए ये होंगी। आप यहां तक लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, है ना। इसके अलावा माइलिन शीथ, हाँ, माइलिन शीथ के निर्माण में ओलिगोडेंड्रोसाइट का मुख्य रोल होगा, अहम रोल बोलते हैं, है ना। इनके निर्माण में, इनके निर्माण में ओलिगोडेंड्रोसाइट का मुख्य रोल होगा, इनके निर्माण में, इनके निर्माण यानी सब, है ना, इनके निर्माण में, है ना, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, साइट का मुख्य योगदान होगा, का मुख्य योगदान होगा, मुख्य योगदान होगा, योगदान होगा। यहां तक किसी को किसी भी लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, वरना आगे बढ़ते हैं। ये था टोटल माइलिन शीथ के निर्माण की क्रियाविधि और माइलिन शीथ के निर्माण का पूरा डेटा, बायोडेटा, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब हम देखेंगे तो माइलिन शीथ के निर्माण को इस तरीके से देखेंगे। तो क्या बात खत्म हो गई?
जो माइलिन शीथ होगा, कहते हैं, दो लाइन लिखिएगा यहां पे, माइलिन स्तरयुक्त, माइलिन, माइलिन स्तर, स्तर युक्त, माइलिनेटेड है ना, स्तरयुक्त, माइलिन स्तरयुक्त न्यूरॉन, न्यूरॉन सफेद दिखेंगे, दिखेंगे। दूसरा, माइलिन स्तर विहीन, विहीन न्यूरॉन, न्यूरॉन ग्रे कलर के दिखेंगे। यहां तक जिसको दिक्कत हुई हो आप बता दो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। हर एक पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे, है ना। इसीलिए हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग रीजन होते हैं जिसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर पाया जाता है। अगर माइलिन है, अगर माइलिन है तो व्हाइट मैटर, अगर माइलिन नहीं है तो ग्रे मैटर। सीधी सी बात है। व्हाइट इसलिए क्योंकि वहां पे फैट होगा तो इसलिए व्हाइट है, नहीं है तो वो ग्रे होगा, जैसा कि नॉर्मली होता है ना। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पड़ाव पे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन का वर्गीकरण। देखिएगा ध्यान से क्या बताने जा रहा हूं। न्यूरॉन का वर्गीकरण, यहां देखिएगा ध्यान से, न्यूरॉन का वर्गीकरण, है ना, न्यूरॉन का वर्गीकरण। अगर मैं न्यूरॉन के वर्गीकरण की बात करता हूं तो न्यूरॉन के वर्गीकरण के लिए आपको मिलेंगे कुछ ढेर सारे टाइप के प्रकार के न्यूरॉन। ये लो, है ना। तो आपको बिल्कुल मध्य में ये मिलेगा, पहला पॉइंट। फिर एक, दो, तीन, है ना, और चार। इसके अलावा भी एक होगा जिसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी केवल ये चार के बारे में बिल्कुल संरचनात्मक विवरण देके और इस क्लास को पूरी तरीके से मतलब रोल किया जाएगा, है ना। पहला पॉइंट, पहला जो पॉइंट है उसको बहुत ध्यान से आप सभी लोग सुन लें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इसकी तरफ थोड़ा फोकस करिएगा, आपको मजा आएगा, गारंटी है ना। तो पहले को हम लोगों ने बोला नॉन पोलर न्यूरॉन, है ना, नॉन पोलर न्यूरॉन। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। आ ध्रुवीय अध्रुवीय न्यूरॉन, ये पहला होता है ना। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे आध्रुवी का एक, एक ध्रुवीय एकल,
एक ध्रुवीय न्यूरॉन। कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या? एक ध्रुवीय, अध्रुवीय, एकल ध्रुवीय होना चाहिए। एकल ध्रुवीय बोलते हैं इसको शायद, एकल, एकल ध्रुवीय, हाँ एकल ध्रुवीय न्यूरॉन। द्विध्रुवीय न्यूरॉन, द्विध्रुवीय न्यूरॉन और बहुध्रुवीय न्यूरॉन। बहुध्रुवीय न्यूरॉन, ये आता है आपके यहाँ पे आध्रुवीय। यानी अब मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आप, हो सकता है कि इंग्लिश में ज्यादा परफेक्ट आपकी लाइनिंग चले या आपका रैम चले, है ना। आइए देखते हैं। व्हाइट कलर नहीं, ये पिंक कलर यूज करते हैं ताकि विजिबिलिटी बनी है, अच्छे बने, है ना। अध्रुवीय है ना, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर। NON, नॉन, POLAR पोलर, NEUR। समझ में आ रहा है? यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाई पोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टी पोलर न्यूरॉन। क्यों है ये एपोलर, क्यों है ये यूनिपोलर, क्यों है ये बाइपोलर, क्यों है ये मल्टीपोलर? ये अपने संरचनात्मक विवरण को बोलते हैं। यानी कि संरचनात्मक विवरण के तौर पर हमने इनको तीन पार्ट में या तीन वर्ग में विभाजित किया, जिनको हम लोग आध्रुवीय। अच्छा, इसमें एक स्यूडो यूनिपोलर होता है जो हमारे मतलब पढ़ते नहीं हम लोग, और ना ही आया है, लेकिन कई ढेर सारे बच्चे होते हैं ना कि सर वो आपने स्यूडो यूनिपोलर छोड़ दिया, तो स्टार बना के पीले कलर का बॉक्स करके नीचे रख दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, है ना। लेकिन सबसे पहले आप एपोलर न्यूरॉन या आध्रुवीय न्यूरॉन को सबसे पहले देखते हैं। इसमें भैया ये सबसे प्रिमिटिव है ना, सबसे पहले, है ना, सर्व प्रथम, प्रथम ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, है ना, जंतु जगत में आए थे, जंतु जगत में, हाइड्रा में आए थे। इनमें सिर्फ, इनमें सिर्फ तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कोशिका थी, इनमें सिर्फ तंत्रिका कोशिका थी, है ना। साइटोन, इधर देखना, लिखना है साइटोन, साइटोन, आगे लिखना है, इधर देखो, अनुपस्थित, साइटोन अनुपस्थित, अनुपस्थित, है ना, साइटोन अनुपस्थित। डेंड्राइट, डेंड्राइट अनुपस्थित। अब बाकी की स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, है ना। यहां लिखेंगे हम लोग साइटोन, यहां लिखेंगे डेंड्राइट, यहां लिखेंगे साइटोन, यहां लिखेंगे
डेंड्राइट यानी कितने होंगे, यहां लिखेंगे साइटोन, यहां लिखेंगे डेंड्राइट। ध्यान से देखिए, यानी कि अगर मैं बोलूं साइटोन क्या होगा, डेंड्राइट क्या होगा, तो ये बात आपको यहां से नोट करनी है। साइटोन डेंड्राइट, साइटोन डेंड्राइट। तो पहले वाले में लिखेंगे हम लोग क्या, साइटोन। अब एक पेन लेते हैं जो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो, जिसका यूज कम से कम हुआ हो, है ना। पीली हो गई, लाल हो गई, ये लेते हैं, है ना। अब उपस्थित अनुपस्थित लेते चले जाना, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, क्या होगा, साइटोन साइटोन लिखते रहा हूं। एक्सॉन और डेंड्राइट की बात हो रही थी, क्या हो रही थी, एक्सॉन और डेंड्राइट। यहाँ पे भी साइटोन लिख दिया ना मैंने, भैया एक्सॉन और डेंड्राइट की बात होगी। यहाँ मिस्टेक हो गई, ब्लंडर हो गया, कृपया आप सभी लोग इसको गौर से देखें, है ना। एक्सॉन, एक्सॉन, कृपया ध्यान से देख लें, यहां गलती हो गई, एक्सॉन, है ना, एक्सॉन, एक्सॉन दिख रही है आपको, यहां देखिएगा एक्सॉन, एक्सॉन, यहां देखिएगा एक्सॉन। तो भैया एक्सॉन चाहे जो हो, ये इस अवस्था में रहेगा। एक बार देख लो, एक्सॉन यूनिपोलर से शुरू होगा, है ना, एक, एक एक्सॉन, एक एक्सॉन। एकल ध्रुवीय में आपके यहां पे अनुपस्थित, अनुपस्थित। डेंड्राइट एक पाया जाएगा, और यहां पे डेंड्राइट मल्टीपोलर में बहुत, बहुत कितना, 10 से 12, 10 से 12। आप देख लो ध्यान से, है ना। अगली बार मैंने आपसे बताया कि इनके उदाहरण, क्या बोला मैंने, उदाहरण। तो इनका उदाहरण तो भैया कौन था, आपके यहां पे हाइड्रा थे, इनके उदाहरण तो आपने ठोक दिए थे। इनका उदाहरण देखिए, उदाहरण, इनका उदाहरण देखिए, इनका उदाहरण देखिए, और फिर बताइए किसमें कौन कौन से पाया जाएगा। तो पहला जो उदाहरण आपने सेट किया उसको मैंने बोला जैसे कि यूनिपोलर, यूनिपोलर में मैंने बोला कि भ्रूण में, भ्रूण में। द्विपोलर जब मैंने आपके यहां पे बाइपोलर देखा तो बोला रेटिना और रेटिना, रेटिना तो आंखों में पाई जाएगी ना, ऐसा तो नहीं लिखना है रेटिना ऑफ आई, गंवारों की तरह लिखा जाए ना। रेटिना और कान की काकलिया में, काट लिया नहीं रे, कॉक लिया, है ना, काट लिया है ना। और उदाहरण जब मल्टीपोलर का देखोगे तो मोस्ट और मोस्ट कॉमन है, लगभग सभी, लगभग सभी जंतुओं में, लगभग सभी जंतुओं में। यहां तक बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। तो अब अपन इसको वाइंड अप करते हैं, है ना। तो वाइंड अप करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा ब्लॉक लो और उठा के इसमें पेस्ट कर दो पूरा का पूरा मैटर। ये देखिए आ गया पूरा मैटर इसमें, ये लो, परफेक्ट। अब अगर तुम और कुछ करना चाहते हो तो एक और काम कर लो, मैं बताता हूं क्या, इसको सेपरेट कर दो। पहला सेपरेशन हो गया, दूसरा सेपरेशन हो गया, और तीसरा सेपरेशन हो गया। इस तरीके से सेपरेट कर दो।
ये बन गया तुम्हारा पूरा का पूरा मैटर। अब इस मैटर में एक बात जो जाएगी वो क्या जाएगी, मैंने आपको बताया था कि यहां से लेकर यहां तक, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, मुझसे यहां तक आने दो इसको, यहां तक एक बात लिखेंगे किसके बारे में, स्यूडो यूनिपोलर के बारे में, है ना। और जब यू स्यूडो यूनिपोलर की बात होगी तो किस तरीके से बात होगी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। आइए बात करते हैं। स्टार बना के पॉइंट है सर जी, स्टार पॉइंट अलग से, बहुत ज्यादा थिक हो गया पेन, है ना। स्टार बना के पॉइंट बात होगी, लिखिएगा स्यूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पाए जाते हैं। स्यूडो यूनिपोलर पोलर न्यूरॉन, न्यूरॉन डॉर्सल, DORSAL डॉर्सल रूट गैंग्लियन, गैंग्लियन में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। बस सब कुछ यहां पे था। तो ये था स्यूडो यूनिपोलर के बारे में। तो इस तरीके से जब तुम देखोगे पॉइंट को तो ये इस तरीके से पॉइंट आपके सामने आएगा। तो ये था न्यूरॉन का वर्गीकरण। अब न्यूरॉन के वर्गीकरण में तो और बातें आएंगी कि कुछ फंक्शन कैसा होता है, सेंसरी, मोटर और ये सब। तो इसके बारे में सेंसरी मोटर अभी आप यहाँ पे जब हम क्रेनियल नर्व या ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा पॉइंट, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पॉइंट तो देखना बनता है ना यार। तो एक पॉइंट और लेते हैं और इसमें लिखते हैं फंक्शन के आधार पर वर्गीकरण, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, CLASSI, क्लासी, FICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन। आधार क्या होगा, संरचनात्मक नहीं होगा आपकी बार होगा वर्गीकरण। क्या होगा, वर्गीकरण। मतलब संरचनात्मक नहीं होगा आपकी बार, क्या लिख रहा हूं मैं यार, फंक्शन के आधार पर, है ना। क्या किसके आधार पर होगा, फंक्शन के आधार पर। क्लियर ना। इधर देखिए, फंक्शन के आधार पर। अगर हम फंक्शन के आधार पर देखें तो भी बात वही जाएगी आप यहाँ पे, क्या कि भाई फंक्शन के आधार पर जो तुम वर्गीकरण कर रहे हो वो कितने भाग में बटा हुआ है ना। तो अगर हम फंक्शन के आधार पर करेंगे तो भी हमारे सामने कितने भाग में बटेगा, ये 3 भाग में। आप एक एक करके पॉइंट को देखिएगा प्लीज। सेंसरी, ये लीजिए, फंक्शन के आधार पर हमें क्या करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है ना। सेंसरी, मोटर और एडजस्टर न्यूरॉन। तो एक एक करके पॉइंट को देखेंगे। सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी SENSORY, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा देखेंगे हम लोग मोटर न्यूरॉन, MOTOR, मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन। और तीसरा देखेंगे एसोसिएशन न्यूरॉन या एडजस्टर, ASSOCIATION, न्यूरॉन। अच्छा, इनको हम लोग बोलते हैं सेंसरी को एफरेंट
सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन, AFFERENT एफरेंट न्यूरॉन, इसको बोलेंगे इफरेंट न्यूरॉन, EFFERENT इफरेंट न्यूरॉन, और इसको बोलेंगे भैया एडजस्टर, JUSTER एडजस्टर, यानी ये एडजस्ट करता है। ये एफरेंट इफरेंट मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हें तीनों की इंग्लिश आती है, और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि भाई मैं तीनों की इंग्लिश आपको पहले बता रखा हूं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, है ना। ये पॉइंट है। अब ये होगा सर जी, ठीक है, ओके, सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट न्यूरॉन, है ना। सेंसरी कहते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ये आवेग को CNS पर ले जाएंगे, यस या नो। ये आवेग को कहां ले जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ले जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये होगा, है ना, ये उद्दीपित होंगे, उद्दीपित होंगे। एसोसिएशन न्यूरॉन की बात क्या होगी, एसोसिएशन न्यूरॉन की बात ये होगी, है ना। एसोसिएशन न्यूरॉन को देखना बहुत ध्यान से, एसोसिएशन न्यूरॉन, है ना। एसोसिएशन न्यूरॉन की बात ये होगी, ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे, अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे, पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट ये होगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे, CNS में होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे, है ना। इन्हें इंटर न्यूरॉन कहते हैं, इंटर न्यूरॉन, INTER इंटर, NEURON न्यूरॉन कहते हैं। अगला पॉइंट अगर मैं लेके आऊं तो मेरे सामने जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा किससे, मोटर से, और यहां लिखेंगे कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द, है ना। ये आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर ले जाएंगे, ये था भाई साहब संरचनात्मक विवरण, है ना। तंत्रिका आवेग सॉरी, तंत्रिका आवेग को हम लोग क्या करने वाले हैं और भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहां तक का जो सफर है वो आपका था किसके रिस्पेक्ट में, पूरी तरीके से न्यूरॉन्स के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, तंत्रिका आवेग एक तंत्रिका आवेग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 2 लेक्चर और 2 4 लेक्चर और लगेगा यहां से। फिर भी मैं 5 लेक्चर सेफ लेके चलता हूं, क्योंकि किसी भी लेक्चर में कुछ भी ऊट पटांग हो, इससे बेहतर है कि बच्चों को रेडी रखो मेंटली कि वो कितना लेक्चर भी और लगेगा। याद रखना अपना जो टेस्ट है उसमें एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों आ रहे हैं, तो बी प्रिपेयर एंड बी रेडी फॉर द टेस्ट, ओके। कोई भी दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार का अब की बार कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो मैं टॉपिक आपको दे रहा हूं, न्यूरल सिस्टम एंड नर्वस कंट्रोल, इसके बारे में खूब ध्यान से देखना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और उम्मीद करता हूं कि हम लोग खूब जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे, अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। हाँ, संडे की तैयारी आपसे मैं यही कहूंगा कि आप एक बार अच्छे से अपने लेक्चर को क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो। जब तुम लेक्चर को प्रिपेयर कर लोगे तो जब हम लोग रिवीजन के लिए बैठेंगे तो बिल्कुल धड़ा पॉइंट्स आते रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। बाय बच्चों, बाय बाय।